दोस्तों, आप सभी को मेरी कहानी दुनिया में स्वागत। आज की तरह कहानी सुनने के लिए आप लोग मेरी वीडियो को लाइक और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज की कहानी, माँ तुम ऐसी होती हो। शुभम बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी। साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश पर झुकी थी। वैसे वो अपना काम सब खुद कर लेती है, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा परेशान की बात है। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रही है, शुभम के बेटे राज ने बड़े बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, शुभम की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, राज ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ राज, क्यों चिल्ला रहे हो? शुभम की पत्नी कांता ने किचन से ही आवाज लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यही ड्राइंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आ रहे हैं, राज ने शिकायत भरे आवाज में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को परेशान करते हो? कांता ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी स्नेहता चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर से एक अकेले करने वाले कमरे में जाकर बैठ गया। शुभम बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं, क्योंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था। उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, अतः वो चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को शुभम की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, माँ जी अपनी देसी वेशभूषा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार है, इलाज कराने आई है। शुभम को रोना आ गया, किंतु फिर भी वो चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मन स्थिति को स्नेहलता अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट न हो, इसीलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। शुभम बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता भी थी, तो दूसरी तरफ माँ थी। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, शुभम, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो। मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? शुभम ने आश्चर्य से पूछा। कांता ने बोला, अरे सब गांव वाले तो है, और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर आएंगे ना। कांता को तो जैसे मन की मुराद मिल गई है। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, स्नेहलता ने लंबी सांस लेते हुए कहा। शुभम जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वो अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था,
तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा जो अमेरिका में रहते थे आने वाले थे। जब शुभम वो छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से शुभम के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर महेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों शुभम, भाभी नहीं दिख रही, कहाँ है? डॉक्टर महेश ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। जी, वो गांव में रहती है, यहाँ उनका मन नहीं लगा, कांता ने उत्तर दिया। डॉक्टर महेश ने शुभम की ओर देखा तो शुभम ने अपनी आंख झुका ली। डॉक्टर महेश सब समझ गए। बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि स्नेहलता को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असह्य पड़ी है। डॉक्टर महेश दौड़कर स्नेहलता के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। स्नेहलता की ये हालत उनकी कल्पना से बाहर थी। वाह बेटा शुभम, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर महेश ने शुभम को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, शुभम का कोई दोष नहीं, मैं खुद गांव आई थी। स्नेहलता ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर महेश ने कांता की ओर व्यंग से देखा। कांता निरुत्तर होके शुभम को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो तो इन्हें वही माँ के संघर्ष के दिन है। और बेटा शुभम, तुम्हें शायद मालूम न हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे, तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मेरो तुम्हें देखकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। कांता बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर महेश की आंखों से अश्रु जलधारा बह रही थी। अब भाभी मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर महेश ने स्नेहलता से कहा। शुभम को तो काटो तो भी खून नहीं था। डॉक्टर महेश जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया, उसके बाद तो शुभम को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और नहीं है। इसीलिए वो खुद बहुत शर्मिंदा था। वो दौड़ता गया और माँ स्नेहलता के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है, मैं जानबूझकर चुप्पी रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगे और कोई नहीं। शुभम ने आग्नेय दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। कांता को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो स्नेहलता से आंख मिलाए। स्नेहलता ने कांता की मौन स्थिति को समझकर उसको अपने पास बुलाया और शुभम को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को
मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे भी घर से बाहर निकाल दूंगी। कांता और बच्चों ने श्रीलता के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया। इस कहानी से हमको यही सीख मिली कि हमारी माता पिता को कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। मेरी वीडियो को लाइक और मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारे कहानी सुनिए।